हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर जिसका कोड है 822 HI। ये वर्ष 2022 का 7वां सेट है और आज इस सेट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के प्रश्नों को लगाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक ताकि आपको हर एक बात बेहतर तरीके से समझ में आ सके। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित का पेपर जो कि वर्ष 2022 में आया हुआ है। कोड है 822 HI। इसका पहले का पहला खंड प्रश्न है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग निकालना है। फिर से प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताओ। ऑप्शन इसमें 4 दिए हैं। पहला है 3, 4, 5 और 6। ये ऑप्शन है और 144 के गुणनखंड के घातों को जोड़ना है। तो सबसे पहले करना है 144 का गुणनखंड। इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 12, चाहे तो आप ऐसे डंडा बना के भी कर सकते हैं। 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4 और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। ऐसे एक सेट बनेगा 3 गुणे 2 गुणे 2। एक तरीका यह है कि आप इन्हें गिन लो कितने लोग हैं, वही इसका उत्तर होगा। एक क्या है, आप इसको घात के रूप में लिखो। 3 यहाँ तो इसके ऊपर घात बनेगा 2 और यहाँ पे 2 बार 2 है, यहाँ पे 4 बार है, ये तो 2 के ऊपर हो जाएगा 4। तो जब घातों को जोड़ोगे तो 6 आएगा, ऐसे समझ लो या इनकी कुल नंबरिंग कर लो। तो घातों को जोड़ेंगे तो कुल 6 आएगा। तो ये चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। कभी कभी पूछ लेता है कि इसके अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो ये वाला जो यहाँ पे है वो वाला पार्ट इसमें रहता है, लेकिन यहाँ पे पावर को केवल ऐड करना था। दूसरा प्रश्न है द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 का मूल। इसका मूल निकालना है कि क्या क्या होगा। ऑप्शन है, तो पहले ऑप्शन लिख देते हैं इधर। ऑप्शन है ±0.2, अगला है ±1, फिर ऑप्शन है ±2, अगला ऑप्शन है ±4। इनमें से कौन सही है। तो इस इक्वेशन को हल करना, तो जब आप इसे हल करोगे तो ये होगा x² = 4 और जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल होता है +-2। तो ये तीसरा उत्तर सही है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, प्रश्न एकदम आसान है। तीसरा, ये जो तीसरा इसमें कुछ नमक मरचा अच्छा है। प्रश्न है बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी है। तो सबसे पहले ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है -3, दूसरा है 2 और तीसरा है 5, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये और प्रश्न था -3, 5 की y एक्सिस से दूरी। तो सबसे पहले खोज लेते हैं कि -3, 5 कहाँ है। ये हो गया x एक्सिस और ये y एक्सिस। -3 है तो -3 इस साइड होगा और 5 ऊपर। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। तो इस पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा -3, 5। इसकी y एक्सिस से दूरी निकालनी, बड़ी काम का प्रश्न है। तो ये नहीं है कि यहाँ से y एक्सिस, तो जब भी किसी एक बिंदु से किसी रेखा की दूरी निकालनी होती है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। ये नापना है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। नहीं तो ये नहीं कि यहाँ से लाओ मूल बिंदु की दूरी नाप ले, क्योंकि यहाँ भी y एक्सिस है। किसी भी पॉइंट से किसी रेखा की दूरी अगर निकालनी हो तो लंबवत दूरी ही निकालना।
तो लंबवत दूरी निकालना है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x पे 0 और y पे 5। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेनी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, उसको यहाँ लगा देते हैं, यहीं पे लिख देंगे -3, 5 की y अक्ष, अर्थात y अक्ष का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 0, 5 से दूरी, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, उनके x और y के कोऑर्डिनेट को घटा के स्क्वायर करना। तो x का कोऑर्डिनेट घटाएंगे, 0 में से -3 घटाएंगे और 5 में से 5 घटाना पड़ेगा, y में से y, इसका स्क्वायर भी इसका स्क्वायर, तो ये तो खत्म हो गया 0, और 0 में 3 जोड़ेंगे 3, स्क्वायर 9, वर्गमूल फिर से आएगा 3 या +-3, क्योंकि दूरी लेनी है तो माइनस होने का तो सवाल, मतलब y एक्सिस की जो दूरी आएगी वो होगी 3 मात्रक। अब यहाँ ऑप्शन में कोई नहीं है इसका मुकाबला करने के लिए, तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रश्न वैसे ठीक था ये। अगला प्रश्न पहले का चौथा, त्रिभुज ABC में AB 6 करड़ी में 3 सेंटीमीटर, AB है 6 और करड़ी में 3 सेंटीमीटर, और AC है 12 सेंटीमीटर, और BC है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें कहा है कि कोण भी कितना अंश का है। ऑप्शन है 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो इसमें करना क्या है, देखो अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो समकोण होगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सबसे बड़ी भुजा है AC, इसका वर्ग निकाल लो, यानी 12 का वर्ग यानी 144। अब बाकी ये जो दोनों नमूने हैं इनको जोड़ के देखते हैं कि क्या हाल चाल है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB की वैल्यू है 6 करड़ी में 3 और BC की वैल्यू है 6, इसका स्क्वायर, इसका पूरे का मान होगा 108 और इसका मान होगा 36, 36 और 8 44, यानी ये भी हो गया 144, यानी AC कर्ण होगा और AB और BC उसकी साइड होगी ऐसे। AC जो है ये कर्ण है, यहाँ हो गया B, AB की वैल्यू 6 करड़ी में 3, इसकी वैल्यू 6, तो ये 90 डिग्री हुआ, यानी कोण भी 90 अंश का है और यह है 12 सेंटीमीटर। तो B की वैल्यू 90 डिग्री, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन खोजना है, पांचवा। इसमें एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ है APBQO और ये एंगल है 45 डिग्री। इसमें कहा है बिंदु O का A और P से देखने पर अवनमन कोण बताओ। ये वाला एंगल दिया 60 डिग्री। तो अवनमन का मतलब होता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण। तो यहाँ पे जो क्षैतिज रेखा बनेगा वो ये होगा, तो ये 60 है तो ये 30 होगा, और ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अगर ये 45 है तो ये 45, मतलब A से देखने पे अवनमन कोण 45 और P से देखने पर 30। तो इसमें कहा A और P, यानी पहले 45 रहेगा फिर 30 रहेगा। तो ऑप्शन में दिया, पहला ऑप्शन दिया था 30 डिग्री कामा 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री कामा 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 40 डिग्री कामा 60 डिग्री, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कौन सही इसमें से? तो A से देखने पे अवनमन 45 और P से देखने पे 30, तो पहले 45 रहेगा 30 बाद में रहेगा। अगर उत्तर में कहता P और A से
तो 30 पहले होता, 45 बाद में। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर है अगला पांचवा हो गया। छठवां आसान है, इसको प्रश्न को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ सुना देते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए सबसे बड़ी जो बारंबारता होती है उसके सामने का क्लास इंटरवल क्या होता है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और सबसे बड़ी बारंबारता 8 है। उसके सामने जो बहुलक वर्ग है वो है 3 से 5। यही सही रहेगा, जो कि है दूसरा वाला ऑप्शन। सबसे बड़ी बारंबारता के सामने जो बहुलक वर्ग होता है, सॉरी बहुलक वर्ग नहीं, वर्ग अंतराल, वही बहुलक वर्ग कहा जाता है। तो इस प्रकार से समाप्त हुआ क्वेश्चन नंबर 1। इसके 6 पार्ट आपके सामने मौजूद हैं, आप इन्हें छापिए। दूसरे का पहला प्रश्न, के किस मान के लिए निम्न युगपत समीकरणों, कौन से करणों हैं? एक 3x + y = 1 है और एक है 2k - 1 x + k - 1 y इक्वल में है 2k + 1। यह है समीकरण 2। इसमें कहा है k का मान बताओ जब कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण निकाय का कोई हल ना होने पर क्या कंडीशन लगता है? a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। यही कंडीशन लगता है जब कोई हल नहीं होता। तो इसमें a1 कौन है? x का गुणांक, चाहे इसको a1 b1 c1 कहो या फिर इसको a1 b1 c1, मर्जी आपकी। तो हम इसे a1 कहते हैं। इसकी जगह 3 रहेगा। a2 की जगह पे 2k - 1 रहेगा। b1 की वैल्यू इसके हिसाब से 1 और इसमें b1 की वैल्यू होगी, ये देखो क्या लिख दिए ताम झाम, यहाँ भाई बाहर, k - 1 और नॉट इक्वल में c1 1 है और ये हो गया 2k + 1। आप किसी भी दो को रख के सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों को। जैसे इन दोनों को रख के सॉल्व कर लो तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए क्या निष्कर्ष निकला? 3/2k - 1 = 1/k - 1। चाहे इन दोनों को लेके सॉल्व कर लो या लास्ट और बीच वाले को या फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2k - 2k नहीं 3k, 3k - 3 = 2k - 1। 2k इस साइड आके घटेगा तो हो जाएगा k और ये -3 उधर जाएगा +3, यानी k की वैल्यू आएगी 2। तो जब k का मान 2 होगा, ये वाली वैल्यू, तो कोई हल नहीं होगा, ये गारंटी नहीं है। अभी हम आपको कारण भी समझाते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है, ये वाला, मतलब ये वाली वैल्यू भी इसके बराबर नहीं होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू भी इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये k बराबर अगर 2 है तो गारंटी नहीं दे सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। 1/k - 1 नॉट इक्वल होगा 1/2k + 1। क्रॉस गुणा करेंगे तो आएगा 2k + 1 नॉट इक्वल k - 1। इस साइड आके घटेगा तो k, इधर जाके जुटेगा तो -2। तो k नॉट इक्वल -2 होना चाहिए, मतलब k की वैल्यू -2 ना हो, उसे छोड़ के कुछ भी रहेगा। ऐसे ही आप इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे k के ढेर सारी वैल्यू आएगी, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। उन तीनों में से किसी को भी लिखा जा सकता है, लेकिन सबसे बेटर ये है -2 नहीं रहेगा, बाकी कुछ भी रहेगा। ऐसे आप पहले को तीसरे के साथ भी लगा सकते हो। तब क्या आएगा? 3/2k - 1 नॉट इक्वल 1/2k + 1। हल होगा तो
3 का 2 में गुणा 6 6k प्लस 3 और इधर आएगा 2k माइनस 1 घट जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा ये 4k, उधर जाके ये जुटेगा तो हो जाएगा माइनस में 4 या k की वैल्यू के नॉट इक्वल होगा माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि समीकरण निकाय में k नॉट इक्वल -2 और k नॉट इक्वल -1 है तो निकाय का कोई हल नहीं होगा या युगपत समीकरण का। ये सबसे बढ़िया तरीका है सवाल लगाने का। k की वैल्यू -2 और -1 नहीं होनी चाहिए, उसे छोड़ के कुछ भी रहेगा तो उत्तर ही रहेगा। तो इस प्रकार से सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि करना क्या है इस सवाल में। अगला प्रश्न, उसको यहाँ छापते हैं, दूसरे का दूसरा प्रश्न है ABC और DEF समरूप हैं। एक त्रिभुज बना देते हैं समझने के लिए। ABC और DEF ये दोनों समरूप हैं। कोण A का मान है 57 और कोण E का मान है 75। तो इसमें पूछा है कोण C का मान बताओ। A का मान 57, E का मान 75। तो कोण C निकालना है तो आपको B पता होना चाहिए। लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये पहले से दिया हुआ है। इसका मतलब होगा कि कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है और कोण C कोण F के बराबर है। तो यहाँ पे देखो C अगर F के बराबर है और B E के बराबर है और E की वैल्यू पहले से 75 है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण B बराबर 75 डिग्री, क्योंकि E की वैल्यू पहले से 75 थी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 डिग्री। A की वैल्यू 57 और B की वैल्यू 75 धन कोण C बराबर 180। 5 7 12, 5 और यहाँ पे 12 1 13, 132 डिग्री धन कोण C बराबर 180 या कोण C बराबर होगा 180 ऋण 132 घटाने पे आएगा 48, यानी कोण C का मान 48 अंश होगा। तो इस प्रकार से सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट छापो। अगला प्रश्न, दूसरे का तीसरा खंड। प्रश्न है cos 75 डिग्री धन cos गलत लिख दिया, cos 75 नहीं 15 धन cos 75 डिग्री बटे में है sin 15 धन sin 75 डिग्री बराबर 1। ये सिद्ध करना है कि दोनों की वैल्यू 1 है। क्या करोगे इसके लिए? देखो इस टाइप के सवाल को कैसे लगाना आपको देखना रहता है कि क्या दो कोण जोड़ के 90 डिग्री हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 15 में 75 जोड़ के 90 हो जाएगा, इधर भी 15 में 75 जोड़ के 90 हो जाएगा। तो या तो इन दोनों को कन्वर्ट करके साइन में लेके आओ, या तो नीचे वाले दोनों को कन्वर्ट करके कास में लेके चले जाओ। कैसे कन्वर्ट करना है उस पर ध्यान दो। जैसे कास 15 को लिख सकते हैं 90 ऋण 75, 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 आएगा। और कास 75 को लिख सकते हैं 90 ऋण 15,
और नीचे वाले को नहीं छूना है। 90 माइनस 75 माने 15 और cos 90 माइनस थीटा माने साइन थीटा, यानी ये हो गया साइन 75 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री और वही चीज़ नीचे है। दोनों को काट दो तो कट के एक बचेगा। एक तो ये तरीका हुआ, और भी तरीका बता देते हैं लगाने का, जब मसला छेड़ ही दिए हैं तो एक और तरीके से लगा सकते हो। देखो इस पे एक फार्मूला लगाएंगे, cos C प्लस cos D। फार्मूला होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2 और नीचे साइन C प्लस साइन D टाइप फार्मूला लगेगा। और भी तरीके से लगा सकते हो, जो मर्जी आपकी। इसका ये फार्मूला होता है, ये उस पे इसको रख दो तो इसके लेफ्ट हैंड में C माने 15 मान लेते हैं और D माने 75, तो cos C प्लस cos D को लिख सकते हैं 2 cos 15 प्लस 75 बटे 2 इंटू cos 15 ऋण 75 बटे 2, नीचे आएगा 2 साइन 15 धन 75, क्योंकि नीचे वाले में भी सेम टू सेम कोड है, बटे 2 इंटू कास 15 ऋण 75 बटे 2। तो देखो ये वाला पार्ट एक है, कट जाएगा, नीचे से 2 से 2 कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 75 15 90 90 का आधा 45, तो ऊपर हो गया कास 45 और नीचे हो गया साइन 45। कास 45 साइन 45 का मान tan 45 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। ऐसे ना जाने कितने तरीके हैं जिससे आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो आप ऐसे लगाओ या फिर ऐसे लगाओ, जो मर्जी आपकी। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। और क्या प्रश्न है, प्रश्न यहाँ लिख देते हैं, दूसरे का चौथा प्रश्न है वर्ग 35 से 55, ये 35 ऋण 55 नहीं है, समझ लेना, 35 से 55 का वर्ग चिन्ह, मतलब इसकी एवरेज वैल्यू, वर्ग चिन्ह ये निकालना था, तो वर्ग चिन्ह जिसे आप समांतर माध्य निकालते समय पद कहते हैं, वही निकालना। ये होगा इसकी एवरेज वैल्यू, यानी 35 धन 55 बटे 2, 35 55 90 बटे 2 बराबर 45। आंसर नहीं, ये इसका उत्तर। और भी प्रश्न है जो आ रहा है बोर्ड में, हम छाप देंगे उनको, फिर लगा लेना। यहाँ एक लगाते हैं तीसरे का पहला प्रश्न है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 272 और 1032 का मासा निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, इसका आसान तरीका है कि बड़ी संख्या बाएं छोटी संख्या दाएं, दिमाग में डाल लो, बड़ी संख्या बाएं छोटी संख्या दाएं। तो इसमें जो बड़ी संख्या है वो है 1032, ये बाएं, और छोटी संख्या दाएं। कितनी बार इसके अंदर ही डिवाइड हो सकता, तो शायद ये 3 बार होगा। 3 का 2 में गुणा 6, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 8, 8 से 16, ऊपर है 1032, घटाने पे आएगा 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 10 में से 8 गया 2, हो गया 216। और कितनी बार गया ये 3। उसके बाद फिर क्या करना है, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या बाएं और ये शेषफल को इधर। अब कितनी बार जाएगा, एक बार 216 होगा, तो घटाएंगे तो 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 जाएगा 5। फिर बड़ी संख्या बाएं, यानी 216 इधर और 56 इधर। 3 छक 18, 3 पचे 15, 1 16, 4 बार में तो प्लस हो जाएगा। 3 छक 18, 3 पचे 15, 1 16, 168, ऊपर है 216,
तो 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचे 48। फिर बड़ी संख्या बाएं, ये गया है 2 बार, 2 नहीं 3, बड़ी संख्या बाएं लिखेंगे नहीं, 56 बाएं तरफ और 48 दाएं तरफ, एक बार जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 48 इस तरफ और 8 इधर, 6 बार में ख़त्म। जिस लाइन में शेषफल 0 हो जाए उस लाइन में ये वाली जो गिनती होती ये मासा होता, तो यहाँ पे मासा या महत्तम समापवर्तक होगा 8। एकदम गहराई से इसे सीखना है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, चैप्टर का नाम है रियल नंबर। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट का नाम है रियल नंबर, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, अपरिमेय प्रूफ करने वाला भी मिल जाएगा, ये सब कुछ मिल जाएंगे। तो ये हुआ इसका उत्तर, मासा आएगा 8। छापो इसे। अगला प्रश्न तीसरे का दूसरा खंड। प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के कोष्ठक में x माइनस 1 इक्वल 0 के मूल समान हैं या बराबर हैं। तो इसमें k की वैल्यू खोजनी है। क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये समीकरण जैसा है नहीं, इसको बनाओ। ये हो गया 2x², k का अंदर गुणा माइनस kx और k का इसमें गुणा तो प्लस में होगा k इक्वल 0। इसमें a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस k और c की वैल्यू k। मूल समान है तो लिखेंगे मूल समान होने पर b² माइनस 4ac की वैल्यू होती है 0। b की वैल्यू क्या है? माइनस k, इसका स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू k इक्वल 0। ये हो गया k², 4 दूनी 8, k बराबर 0। इसमें से k कॉमन तो बचेगा k माइनस 8 इक्वल 0। यहाँ से लिख सकते हैं या तो k की वैल्यू 0 आएगी या तो k की वैल्यू 8, क्योंकि k माइनस 8 या तो 0 होगा या तो k। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए k बराबर 0 यहीं नीचे लिख देते, या k बराबर 0, 8। या तो k की वैल्यू 0 होगी या फिर k की वैल्यू 8 होगी, तब मूल समान होंगे। चलो अगला प्रश्न, तीसरे का तीसरा प्रश्न है। एक त्रिभुज, ये है तीसरे का गा। इसमें एक ट्रायंगल दिया था जिसमें कोऑर्डिनेट है 5, -1, -3, -2, -1, 8 ABC के कोऑर्डिनेट है। प्रश्न है ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई बताओ। तो ए से आने वाली माध्यिका BC पे ही बनानी पड़ेगी। मान लो ये माध्यिका BC को आके पॉइंट D पे मिलता है, तो आपको AD की लंबाई निकालनी। अब AD की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले D का निर्देशांक निकालना पड़ेगा, और D क्या है? BC का मध्यबिंदु। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कारण, क्योंकि माध्यिका भुजा चाहे तो यहाँ पे BC लिख सकते हैं। इसलिए D BC का मध्य बिंदु होगा। अब आगे लिखेंगे D का निर्देशांक। D का निर्देशांक बराबर क्या होगा? x1 में x2 जोड़ के आधा, यानी -3 -1/2 कामा y में y जोड़ के, यानी -2 का +8, इसको जोड़ के आधा करना है। तो -3 -1 -4 का आधा -2, और ये 8 में से 2 जाएगा, 6 का आधा 3। तो D का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब कोऑर्डिनेट मिल गया तो काम खत्म। लिखेंगे इसलिए AD की लंबाई, फार्मूला क्या लगता है? x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर।
इसमें चाहे इसको x1 y1 कहो या फिर जो d आया है उसको x1 y1, मान लो इसी को x1 y1 कह देते हैं, तो हो जाएगा 5 और इसका x -2 है तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ -1 और इसके आगे माइनस लगाना है तो होगा -3। 5 और 2 7 का वर्ग 49, 3 और 1 4 का वर्ग 16 बराबर होगा 9 6 15, 4 1 5 1 6। मात्रक वर्ग नहीं लगेगा, यानी अगर देखा जाए तो माध्यिका की लंबाई आएगी √65 यूनिट। मात्रक जरूर लिखना या इकाई लिख सकते हो। तो इस प्रकार से सॉल्व होता क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और 3 का थर्ड। सबसे पहले आपको माध्यिका निकालने के लिए इसका निर्देशांक पता होना चाहिए। ये निर्देशांक कैसे आएगा, इन दोनों का मध्य बिंदु निकल गया तो इनके बीच की लंबाई बड़े आराम से आ जाएगी। और एक प्रश्न है लगे हाथ, इसे भी निपटा देते हैं। प्रश्न है चौथे का चौथा। प्रश्न है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, -10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। इसका मान निकालना तो क्या करना है, इसमें सारी वैल्यू रखनी बस। cos 60 का मान 1/2 इसका वर्ग, sec 30 की वैल्यू 2/3 इसका वर्ग, tan 45 का मान 1 का वर्ग, cos 90 का मान 0। कितना होगा 1/2 का वर्ग 1/4 यानी हो गया 5/4, यहाँ 2 का वर्ग 4, करड़ी 3 का वर्ग 3, 4 चौक को 16 हो जाएगा, 16/3 और ऋण 1। हल करो इसको, 3 का 5 में गुणा 15, 4 का 16 में गुणा 64 और 4 3 12 बटे में नीचे 12 बराबर 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा और 64 3 67 बटे 12, 12 पंचे 60, 5 सही 7/12, चाहे तो 67/12 लिख सकते हो। अगला प्रश्न चौथे का पहला खंड। प्रश्न है सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 को अपरिमेय दिखाना है और आपसे बार बार आग्रह है कि इस प्रश्न को जरूर लगाना सीख जाना। हम इसे एक बार फिर छोड़ रहे हैं आपके बल पर, यहाँ पे इसको खोजना आपको मिल जाएगा। आप लोगों को भी देख के अजीब लग रहा होगा कि लगाने से पहले लिख देते हैं कि यही है। जरूर देखना आप ये रियल नंबर की प्लेलिस्ट में, क्योंकि हम यहाँ लगाएंगे वीडियो बड़ा होगा, आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। वहाँ जाएंगे तो एक पंथ कई काज हो जाएगा, यहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, शायद इसे भी छोड़ना ही पड़े। प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त खींचो। बड़े वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से छोटे वृत्त पर एक स्पर्शी खींचिए, स्पर्शी की लंबाई भी नापिए। तो ये प्रश्न शायद कहीं है, पीछे पलट के देखते हैं, लगाए हैं शायद इसको, इसलिए छोड़ देंगे। ये देखो मिला, ये है सेट 5 822 AZ। सेट 5 822 AZ 2022 का क्वेश्चन 4 का चौथा। एक ही जैसा प्रश्न है, बस उसमें वृत्त की त्रिज्या की अलग साइज थी, उसमें 3 और 5 है, इसमें 10 और 6 है। तो 5 का डबल 10 हो गया और 3 का डबल 6। तो वो वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न दोनों एक ही है, इसलिए हम इसे भी छोड़ दे रहे हैं। आप पीछे से लगाते हुए इसको जरूर आ रहे होंगे और लगाना भी है आपको, तो इसे भी हम छोड़ दिए। अगला प्रश्न जो भी एक जैसा मिलेगा हम छोड़ देंगे उसको। प्रश्न है बिंदुओं, एक बिंदु है 1,3 और एक बिंदु है -4,6। इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में बांटने वाले अंतः विभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो।
m1 अनुपात m2 की वैल्यू दी हुई है 2:1। आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे a, b को मिलाने वाली या वाले रेखाखंड को 2:1 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। फार्मूली m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। अब इसमें किसको y1 कहेंगे, किसको y2, ये लफड़ा है, समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे चित्र इधर बना देते हैं समझाने के लिए। देखो आपको x1 x2 और y1 y2 और m1 m2 इसे पहचानना बहुत आना चाहिए अच्छे से। यहाँ पे a का निर्देशांक है 1,3, इसका निर्देशांक है -4,6। अब अनुपात है 2:1, तो अगर a पहले लिखा है तो इसका अनुपात ये है। अगर b पहले होता तो b वाले का ये होता। तो यहाँ पे ये वाला जो होगा, मान लो कोई पॉइंट है ये, जैसे सी है, ये 2 और 1 में बांट रहा है। इसमें अगर हम इसको मानेंगे x1 y1 तो ये होगा m1, अगर इसे आप मानोगे x1 y1 तो ये m1 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सारी वैल्यू इसके अंदर डाल देते हैं। ये m1 अगर है तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये होगा x2 y2, तब ये बन जाएगा ये m1 और ये m2। अगर आप इसे m1 कहोगे तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2। तो इस बात को ध्यान रखना है जब भी आपको डिवीजन के सवाल लगाने हो। तो ये बराबर होगा m1 की वैल्यू है 1 और x2 की वैल्यू है -4, m2 की वैल्यू है, m1 की वैल्यू, हाँ m1 की वैल्यू 2 है। m1 x2 m2 और m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1, यहाँ पे लिखा है x1 y1 x2 y2, ये देख के रखना है आपको। m1 प्लस m2 यानी 2-1 कामा m1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू 6, m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 3 और नीचे 2-1 बराबर होगा 2 चौक को 8, 1 करने में 1 बटे 3 कामा 2 का 6 में 12, 3 करने में 3 नीचे 3 बराबर होगा 8 में से 1 जाएगा 7, यानी 7 बटे 3 और 12 3 15, 15 में 3 से भाग करेंगे तो आएगा 5। यानी जो विभाजन होगा यानी जो पॉइंट सी आएगा उसका निर्देशांक बनेगा -7/3 कामा 5। तो इस प्रकार से सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अगला और अंतिम प्रश्न आज के सेशन के लिए, चौथे का चौथा पार्ट। इसमें एक चित्र वित्र दिया है कुछ ऐसे रंग बिरंगा। यहाँ पे लिखा है OABQP। इसमें लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर और ये जो छोटू लेंथ है यह है 3.5 और ये रंगा हुआ है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो जब भी आपको इस टाइप के सवाल लगाने हो तो हम लिख देते हैं कि करना क्या है। इसमें आप इसको बड़ा चढ़ा लिखेंगे। आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बाई 360 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा 30 डिग्री तो होगा 30 डिग्री बटे 360
इस टाइप के जब भी आपको सवाल लगाने हो जहाँ पे दो त्रिज्य खंडों के बीच का क्षेत्रफल निकालना हो और वो कंसेंट्रिक हो, जैसे ये भी इसका भी सेंटर सेम इसका भी सेंटर सेम, तो यहाँ पे निकालना है अगर तो आप लिखोगे पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। इसी फार्मूले पर लगाना है जहाँ r1 ग्रेटर देन r2 होगा। बराबर होगा थीटा बाई 360 का मान 1/12 पाई r1 का मान बड़ा वाला जो है वो r1 होगा, तो 7 का वर्ग 49 और 3.5 का वर्ग होगा 12.25। चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं 7/2, वही ठीक है। इसको भी 7/2 मान लेते हैं 3.5 को, तो होगा 49/2 और 7/2 मानेंगे तो 49/2 नहीं बल्कि 49/4 लिखना पड़ेगा। तो इधर 4 का गुणा होगा और 4 बाहर हो जाएगा, यानी होगा ये 1/12 गुणे 4 पाई 4 पाई, और इधर होगा 4 गुणे 49 ऋण 49 बाहर हो जाएगा, तो बराबर होगा 1/12 गुणे 4 गुणे 22/7 पाई का मान 49 बाहर, अंदर बचेगा 4 ऋण 1, 4 में से 1 जाएगा 3। तो यहाँ पे लगा देते हैं इसको, आप अलग से भी लगा सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो, गुणा भाग करना बस। तो कितना होगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे 49 कटेगा तो 7 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/12 गुणे 4 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 3। ये 3 से 12 काटेंगे तो 4 बचेगा, तो हो जाएगा 1/4 गुणे 4। अब यहाँ बचेगा 22 और 7 154 होता है, 4 का 4 में गुणा 16, यानी हो गया 154/16। भाग करेंगे तो आएगा 16 9 144, 10 बचेगा, 100 हो जाएगा, 16 6 96, 4 बचेगा, 16 दूनी 32, 8 16 पंचे 80, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर बनेगा। चाहे तो आप इसको अलग अलग लगा सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक बनने वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटा वाला घटा दो, वही हमने किया है। थीटा बाई 360 डिग्री पाई r1 स्क्वायर में से थीटा बाई 360 डिग्री पाई r2 स्क्वायर को घटा के हमने एक साथ लिख दिया, बस बाकी कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। तो यहीं पर समाप्त होता है आज का सेशन, जिसमें हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों को। उम्मीद है आपको आज के सेशन की सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा तो ज़रूर बताएंगे।